जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड और लाइव हूं। ठीक है, ये क्लास मेरी रिकॉर्डेड है, आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूं। तो आपकी क्लास जो है 9 बजे चलती है, मतलब इसी टाइम पे चलती है जिस टाइम पे मैं आपके सामने उपलब्ध हूं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और चलिए बच्चे, और बहुत ही आसानी के साथ आप सभी लोग एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की कोशिश करिएगा। मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा क्योंकि ये क्लास जो होगी प्रीमियरिंग पे चल रही है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर, सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर देखते हैं। और बच्चे कहते हैं ना, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना भी सीखिए। ठीक है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना भी सीखिए। बच्चे याद रखना, ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आइए बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कल हम लोगों ने 10 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, कितने नंबर तक? इस कान में 3, इस कान में बच्चे ये हड्डी होती है। अच्छा, यहीं पर एक बात और आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप सभी लोग बड़े आसानी के साथ एक बात बता सकते हैं कि जब मैं आपकी क्लास में आज लाइव नहीं हूं तो बच्चे आप लोग एक बात यहाँ पर ये बात बता सकते हैं कि आप हमें क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे सर हम आपको मिस कर रहे हैं। तो बच्चे मिस करने का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक होता है मैलियस। ठीक है, क्या हो जाता है मेरे बच्चे? मैलियस होता है। और आई का मतलब क्या होता है? इनकस। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? इनकस होता है। और एस का मतलब होता है स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस होता है। ये चीज याद रखते हुए चलेंगे, स्टेपिस। तो यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नाखून बच्चे क्या है? आप कहेंगे नाखून जो है ये किसका बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो नाखून बना होता है, जो आपका नाखून बना होता है ये किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका? किरेटिन किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। ये चीज याद रखेंगे, किसका बना होता है? किरेटिन प्रोटीन का होता है। यहाँ पर ये बात याद करेंगे। नाक में बच्चे कितनी हड्डी होती है? तो नाक में आपकी 5 हड्डी होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपकी होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? बोमर। एक आपका होता है बोमर। ठीक है, एक कौन सी हड्डी होती है? बोमर होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरी हड्डी क्या होती है? तो आप कहेंगे एक होती है नेजल। ठीक है, नेजल कहें या फिर नोजल कह ले, बात एक ही है। तो एक आपकी नेजल होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या आपकी, नेजल की संख्या आपकी 2 होती है। और एक आपकी होती है जिसे आप लोग कहते हैं इंफ्रानेजल। ठीक है, एक आप कहते हैं जिसे आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रानेजल। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये चीज याद करेंगे। जबड़े में बच्चे 2 हड्डी, आपके जबड़े 2 होते हैं। एक आपका जबड़ा होता है ऊपरी जबड़ा, एक कौन सा होता है? ऊपरी जबड़ा। और एक होता है निचला जबड़ा। ठीक है, कौन सा होता है? निचला जबड़ा होता है। देखिए, ऊपरी जबड़े की हड्डी का नाम क्या होता है? तो ऊपरी जबड़े की हड्डी का नाम होता है मैक्सिला। ठीक है, क्या होता है? मैक्सिला होता है। मैक्सिला, मैक्सिला की संख्या कितनी होती है? 2। निचले जबड़े की हड्डी का नाम क्या होता है? मैंडिबल। ठीक है, क्या होता है बच्चे? मैंडिबल होता है। और मैंडिबल, मेंडी ठीक है, क्या होता है बच्चे? मैंडिबल। इसकी संख्या कितनी होती है? मैंडिबल। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, क्या आप कहेंगे? बचपन में हमने ये देखा कि जो आपकी हड्डी है मैंडिबल, जो आपकी हड्डी है बच्चे, कौन सी? मैंडिबल, ये क्या करती है? तो आपका आंसर कहेंगे सर हम लोगों ने बचपन में एक दूसरे को बहुत क्या किया होगा? ये नहीं, ये ऐसे ऐसे किया होगा। देखो ये क्या है? ऐसे ऐसे करके हिला रहे हैं ना, तो बच्चे इसे क्या कहते हैं? हमारे गांव में, हमारे अयोध्या की तरफ में इसे कहते हैं बिराना। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिरा रहे हैं। किसको? आप कहेंगे सर मैंडिबल को। याद करेंगे मैंडिबल के द्वारा। अब यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा मैंडिबल। दैट्स गुड, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा मैंडिबल। तो यानी कि आपके खोपड़ी की, ठीक है, आपके खोपड़ी की एकमात्र, आपकी खोपड़ी की एकमात्र, ठीक है, आपकी खोपड़ी की एकमात्र चलायमान, ठीक है, चलायमान, आपकी खोपड़ी की एकमात्र चलायमान हड्डी कौन सी होती है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा एकमात्र चलायमान हड्डी जो होती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो खोपड़ी हो जाती है। ठीक है, कौन सी हो जाती है मेरे बच्चे? खोपड़ी की मैंडिबल हड्डी हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे, भूकंप की तीव्रता का मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता बच्चे किसमें मापते हैं? तो आप कहेंगे भूकंप की तीव्रता हम लोग रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। देखो, भूकंप के पहले कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? याद करेंगे, भूकंप से पहले कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी? अपश्रव्य
अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है, ये चीज याद रखिएगा। भूकंप अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलेंगे। दूसरी बात, अगर भूकंप की बात करें, बच्चे, तो जो भूकंप होता है, भूकंप आने से पहले, ठीक है, भूकंप आने से पहले क्या होता है, एक कांड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर वायुमंडल में। ठीक है, किसमें, वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में एकाएक रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी बच्चे, रेडॉन की मात्रा क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, ये बात याद करेंगे। ठीक है, अगर बात करा जाए कि भूकंप का पता किसके द्वारा लगाते हैं, भूकंप का पता देखो तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए भूकंप का पता किसके द्वारा लगाते हैं, तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, किसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा लगाते हैं। भूकंप का पता किसके द्वारा लगाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा लगाते हैं। केल्विन पैमाने पर क्या किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केल्विन पैमाने पर तापमान को मापते हैं। ठीक है, किसको बच्चे, तापमान को मापते हैं। डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, किसकी, तो आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अब बच्चे आप लोगों की बात आ रही होगी घर पे कि बच्चे आपकी अब शादी कर दी जाएगी, अन्यथा पढ़ लो, तो आपके ऊपर क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर हमारे ऊपर दबाव बन रहा है। और इसी दबाव को, जब आपके पास दबाव होना शुरू होता है, जब आपके पास दबाव होता है बच्चे, तो क्या होता है, आप कहेंगे सर आप पास हो जाते हो कल, क्या हो जाते हो, कल पास हो जाते हो। तो पास्कल किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे पास्कल जो इकाई है ये दाब की इकाई होती है। पास्कल किसकी इकाई होती है, तो आप कहेंगे पास्कल जो होती है मेरे बच्चे दाब की इकाई होती है। यहां से ये चीज लिखते हुए लेकर चलेंगे। नेक्स्ट बच्चे, रडार का उपयोग में आता है बच्चे। जो रडार होता है, अगर हम लोग बात करें रडार में दो चीजें, सबसे पहले रडार में कौन सा कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे रडार जो होता है ये प्रतिध्वनि पर होती है। ठीक है, प्रतिध्वनि, रडार जो होता है ये प्रतिध्वनि पर आधारित होती है, या फिर आप कहेंगे ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके, तो आंसर हो जाएगा बच्चे ध्वनि के परावर्तन। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सर इसमें कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे सर इसमें हम लोग पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। रडार की बात करें, ध्वनि के परावर्तन की बात करें, तो ध्वनि का परावर्तन जो होता है बच्चों किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे सर रडार। अच्छा, ध्वनि के परावर्तन को सुनने के लिए आपको कितनी दूरी परावर्तक, ठीक है, आपका जो परावर्तक तल है, ठीक है, परावर्तक तल से आपको कितनी दूरी, तो आप कहेंगे 17.2 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। 17.2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। ये बात याद करेंगे, दूरी पर स्थित होना चाहिए। अच्छा बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जो परावर्तक पृष्ठ से अगर आपको प्रतिध्वनि स्पष्ट सुननी है, ठीक है, क्या करना है, आपसे आंसर पूछा जाए, जो प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि अगर आपको कैसा सुनना पड़े, स्पष्ट सुनना पड़े, ठीक है, प्रतिध्वनि कैसा हो जाए, स्पष्ट सुनना पड़े, तो आप क्या करोगे, तो आप कहेंगे प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए, प्रतिध्वनि को बच्चा ध्यान से सुनना, प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो आवाज की क्षमता होगी कान में, वो कितने सेकंड के लिए आनी चाहिए, कितने सेकंड के बाद, 1/10 सेकंड या फिर 0.1 सेकंड के अंतराल पर ही आनी चाहिए। तभी आप प्रतिध्वनि स्पष्ट सुन सकते हो, और प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए जो दूरी होनी चाहिए वो 17.2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, याद करेंगे। और जो प्रतिध्वनि होती है, इसको सुनने के लिए आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए, आवाज का टाइम पीरियड यानी कि अंतराल होना चाहिए, वो अंतराल कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड का होना चाहिए। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं बचे, ध्वनि तरंगों द्वारा परावर्तित वस्तुओं का पता लगाने के लिए सही है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं। आप कहेंगे सर वर्षा के बादलों का पीछा करने के लिए नहीं। बच्चे कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर
आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय द रिफ्लेक्टिंग साउंड ऑफ वेव, मैंने यहाँ पर बता दिया ना, ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होता है। हालांकि मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं था। रडार का मतलब क्या होता है, आप बताइएगा, रडार का मतलब क्या होता है? ऐसे ही तो होता है रडार। अच्छा बच्चे, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो रडार का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ सड़क से सख्त होती है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, नहीं बच्चे, सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी नहीं होगा। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, ये बात नहीं होगा बच्चे। क्या होगा? आप कहेंगे बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बच्चे सड़क पर क्या होता है? आप कहेंगे सड़क कैसी होती है? खुरदरा होती है। सड़क कैसी होती है? खुरदरी होती है। और बर्फ कैसी होती है आपकी? बर्फ जो होती है आपकी चिकनी होती है, चिकनी। अच्छा अब देखो ये किस पर होती है? खुरदरी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर घर्षण ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? घर्षण ज्यादा। देखो घर्षण जो होता है किस पर डिपेंडेंट होता है? आप कहेंगे सतह की प्रकृति पर। ठीक है, किस पर? सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई चीज ज्यादा बड़ी है उससे कोई लेना देना नहीं, कोई चीज छोटी है, थोड़ा छोटी है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बड़ी या छोटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। किससे लेना देना होता है? आप कहेंगे सर जो लेना देना होता है वो सतह की प्रकृति। अगर सतह कैसी है? खुरदरी है, तो घर्षण ज्यादा होगा। अगर सतह चिकनी है तो घर्षण क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जो आपका घर्षण होगा, आपका घर्षण क्या होगा? कम होगा। ठीक है, घर्षण कम होगा। घर्षण क्या है? आप कहेंगे एक बल है। कैसा बल है? तो विरोधी बल है। ठीक है, कैसा बल होता है? विरोधी बल होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि बच्चे ये दूसरी सतह, एक सतह को दूसरी सतह पर चलने का विरोध करती है। एक सतह से दूसरी सतह पर चलने का क्या करती है बच्चे? विरोध करती है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूटन की गति। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो बच्चे न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे बच्चे? 3 नियम दिए थे। इन तीनों नियमों के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी। एक बुक में इनके तीनों नियमों का जिक्र है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर प्रिंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बच्चे इनका नाम, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इनकी पुस्तक का नाम होता है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक का नाम है, ये बात याद रखते हुए चलेंगे। प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक का नाम है। तो यहां से ये चीज आप लोग बड़े आसानी के साथ लिख लीजिए और आसानी के साथ लिखकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और इन तीनों नियमों में बच्चे इन्होंने पहला नियम दिया था, उसे प्रथम नियम ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रथम नियम ही कहते हैं। और प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। और इसी जड़त्व के नियम से ही बच्चे किसकी परिभाषा निकलती है? तो बल की परिभाषा निकलती है। बल की क्या निकलती है बच्चे? परिभाषा निकलती है। बात याद करेंगे इसी को, जड़त्व का नियम। और बच्चे अगर कहा जाए जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, सबसे पहले किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा, जड़त्व के नियम को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गैलीलियो। ठीक है, क्या नाम है? गैलीलियो है, गैलीलियो। गैलीलियो ने बच्चे जड़त्व का नियम सबसे पहले दिया था। ये बात याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखना बच्चे दूसरा नियम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इनका जो दूसरा नियम है इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे दूसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, किसका नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं कहते बच्चे। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? दूसरा नियम होता है F बराबर M में। क्या होता है मेरे बच्चे? F बराबर M में। तो यहां से बच्चे क्या होता है? बल की परिभाषा क्या होता है? बल के गणितीय सूत्र प्राप्त होता है। यहां से क्या प्राप्त होता है? आप कहेंगे यहां से बल का गणितीय सूत्र प्राप्त होता है। यहां से बल का बच्चे क्या होता है? गणितीय सूत्र प्राप्त होता है। ये चीज याद रखेंगे, गणितीय सूत्र पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे, बल का गणितीय सूत्र किससे प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे सर F बराबर M में से। और यहीं से बच्चे किसकी परिभाषा निकल कर आती है? संवेग की परिभाषा निकल कर आती है। संवेग की
क्या निकल कर आती है, परिभाषा निकल कर आती है। चलो ठीक है, इतनी बात तो सर आपने बता दी। अब बच्चे तीसरा भी बता दो, तो आप कहेंगे तृतीय जो नियम होता है, ठीक है, कौन सा, तृतीय नियम। अब बच्चे तृतीय नियम क्या कहता है, तो आप कहेंगे तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय नियम को। बच्चे यहीं पे दूसरी चीज लिख लीजिए कि यहीं से बच्चे किसका, तो आपका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। ठीक है, यहीं से संवेग संरक्षण का नियम बच्चे यहीं से निकल कर आता है। इसका तो आपका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम निकल कर आता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। संवेग संरक्षण का नियम बच्चे तृतीय नियम को कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम बच्चे तृतीय नियम को कहते हैं। अरे बोलो जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताना बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तृतीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया का नियम, जिससे संवेग संरक्षण की परिभाषा निकल कर आती है। गतिशीलता का नियम भी कह सकते थे, लेकिन ये गतिशीलता का नियम कहना कठिन है, ठीक है, क्योंकि ये काफी आसान नहीं होगा। आसान भाषा में क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया ही हो जाएगा। जड़त्व का नियम क्या कहता है बच्चे, जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि इस पर क्या करा जाए, आप कहेंगे सर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग जड़त्व का नियम ही कहते हैं, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, उस लिफ्ट में बच्चे अधिक होगा जो, देखो लिफ्ट में अगर देखा जाए, लिफ्ट में, ठीक है, अगर लिफ्ट में देखा जाए, इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो हमें एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लास खत्म करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जल्दी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक चीज, अगर लिफ्ट जो आपकी है, अगर यदि जो लिफ्ट है आपकी कैसी है, आप कहेंगे सर समान वेग से चल रही है, समान वेग से चल रही है, तो बच्चे इसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अगर समान वेग से चल रहा है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो बच्चे, मैं एक्सप्लेनेशन पहले देता हूं ताकि तब तक आप अभी सभी लोग, आप लोग अपने अपने क्या कर लो, आंसर बता पाओ, ठीक है, ताकि सभी आप लोग अपने अपने आंसर बता पाओ, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे बच्चे, दूसरी चीज अगर बात करें लिफ्ट की, अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट हो जाएगा आपका, हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बच्चे अब देखो कब होता है, अगर क्या कह रहे हैं, अगर आपकी लिफ्ट जो है ये त्वरित, ठीक है, त्वरित वेग से चल रही, लिफ्ट आपकी कैसी चल रही है बच्चे, त्वरित वेग से, ठीक है, किससे चल रही, त्वरित वेग से अगर चल रही है तो क्या होगा, आप कहेंगे पहली कंडीशन, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है बच्चे, तो आपका भार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भार जो होगा ऊपर जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है तो भार बढ़ जाएगा। अगर बच्चे, अगर क्या कह रहे हैं, नीचे जा रही है, अगर लिफ्ट क्या हो रही बच्चे, तो आप कहेंगे अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो आप कहेंगे भार क्या होगा, आप कहेंगे भार घटेगा। और तीसरा है अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, लिफ्ट की डोरी टूट जाए बच्चे, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, लिफ्ट की डोरी अगर क्या हो जाए, टूट जाए, तब क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो बच्चे आपकी जिंदगी की भी डोरी आपसे टूट जाएगी, आपकी जिंदगी की भी डोरी टूट जाएगी, और आप सीधे के सीधे नीचे तो आ रहे होंगे, लेकिन आप कहां पर पहुंचने वाले होंगे, परलोक सिधारेंगे। आप नीचे तो आ रहे होंगे लेकिन परलोक सिधारेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर भारहीनता महसूस होगी। क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर भारहीनता महसूस होगी, भारहीनता महसूस होगी। ये चीज याद करते हुए लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे भारहीनता महसूस हो जाएगी। स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता रहेगा, चलता है नहीं बच्चे, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, तो स्थिर वेग तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्थिर वेग होगा तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखेंगे ऊपर की ओर त्वरित वाले से, हाँ बिल्कुल बच्चे, ऊपर की ओर अगर हम लोग त्वरित वेग से जा रहे हैं तो भार बढ़ेगा, और नीचे आ रहे हैं त्वरित वेग से तो भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हमें नहीं लगता है बच्चे, अब हमें नहीं लगता है कि आप जो है इस क्वेश्चन का लिफ्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है।
उसमें बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट को मैंने एक किनारे कर दिया, उसके के बीच से जो थ्योरी निकल सकती थी, जो आपके फैक्ट निकल सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी। बाकी जब हम लोग फिजिक्स को अपने प्रारंभ बैच में या लक्ष्य बैच के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें बच्चे, प्रारंभ बैच में, या फिर बच्चे हम लोग किसके अंदर, आप कहेंगे प्रारंभ बैच या फिर लक्ष्य बैच के अंदर पढ़ेंगे, लक्ष्य बैच के अंदर पढ़ेंगे, तो बच्चे यहां पर हम इन कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी के साथ सीखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, बताएंगे पूरी तरह से थी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा कि एक बहुत पुराने मॉडल की, ठीक है, एक बच्चे कह रहा है कि सर बहुत पुराने मॉडल की ये जो पेंडुलम की घड़ी है बच्चे, अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये जो पेंडुलम की घड़ी है, इस पेंडुलम की घड़ी को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे ये क्या करेगी, इसमें कौन सी कहानी होती थी पेंडुलम की घड़ी, ठीक है, जो पेंडुलम की घड़ी होती थी बच्चे किस पद्धति पर कार्य करती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सर मैकेनिकल, ठीक है, किस पर करती थी, तो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर यांत्रिकी के रूप में करती थी, यांत्रिक कहते हैं मैकेनिकल को, ठीक है, क्या होता है, यांत्रिकी कहते हैं पेंडुलम की घड़ी, ठीक है, याद करेंगे, यहां से एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे, देखेंगे न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम बच्चे किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताइएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम बच्चे किसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो आप कहेंगे न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है त्वरण का मात्रक होता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहां पर न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक हो जाएगा, ठीक है, त्वरण का मात्रक हो जाएगा, या बल का मात्रक, क्षमता का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। तो यहाँ पर जनरली हम लोग अगर न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक की बात करेंगे तो ये किसकी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम जो मात्रक होता है ये त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट है बच्चे, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। बच्चे ब्रेक लगाने पर किसके कारण रुकती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण तो हम पृथ्वी पर चलते हैं, केंद्राभिमुख बल के कारण बच्चे, केंद्राभिमुख बल जो होता है, आप कहेंगे जो केंद्राभिमुख बल होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऐसे करके घूमते हुए केंद्र की तरफ लगने वाला, ठीक है, केंद्राभिमुख बल जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्राभिमुख, ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्या कहते हैं, केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगने वाला बल होता है, और बच्चे क्या कहते हैं, केंद्रा प्रसार, यानी केंद्र से बाहर की ओर, तो बच्चे ये गोलाकार अगर चल रही है तो उस पे लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ब्रेक लगाने पर जो कार में मंदन आता है बच्चे, वो किसके कारण आता है, घर्षण के कारण आता है, ठीक है, कार में मंदन लगाने, कार पे जो मंदन होता है बच्चे वो किसके कारण आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसके कारण हो जाएगा, तो बहुत आसानी के साथ बताते हुए चलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा वो घर्षण के कारण होता है, ठीक है, घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कार्बन 17 है कोई, और उसपे 135 है, और कार्बन 137 है, क्या है बच्चे, ये दोनों लोग क्या है, जल्दी से बताएंगे, तो ध्यान से देखना, इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में क्या लिखा है, आप यहां पर देखो ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ध्यान से देखो, वैसे एक्चुअल में इसे अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है 17C 135, 17C 135, और इसको देखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे लिखा जाता है 17C 137। देखो ये किस नंबर पर है, देखो यहां पर ऊपर क्या होता है, तो ऊपर भार दिया होता है बच्चे, ऊपर क्या करते हैं, भार दिया होता है, और नीचे क्या दिया होता है, क्रमांक दिया होता है, क्रमांक, ठीक है। अब देखो भार और क्रमांक की बात करें तो यहां पर क्रमांक देख पा रहे हो, ये क्रमांक और इस क्रमांक की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्रमांक क्या है, समान है। जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करे जा रहे हो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करे जा रहे हो, तो आप लोगों का स्थान क्या है, समान है, आप लोग सभी लोग एक ही स्थान पे हो कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लोग सभी लोग एक ही स्थान पर हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जब बच्चे क्रमांक समान होता है तो इसे समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि इनका स्थान क्या है, समान है। और बच्चे इसमें क्या हो जाता है, जब भार समान हो, ठीक है, भार समान हो लेकिन स्थान अलग अलग हो, भार समान हो बच्चे लेकिन स्थान क्या हो, अलग अलग हो, तो इसे समभारिक कहते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ये चीज याद करेंगे, समभारिक कहते हैं। समावयी क्या होता है, आप कहेंगे सर आइसोमेरिज्म का मतलब होता है इनका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों के दोनों सेम हो, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों के दोनों सेम हो, लेकिन अगर उनके स्ट्रक्चर को बदला जाए तो उनके स्ट्रक्चर बदले हुए होते हैं, बस बदला ना जाए तो उनके स्ट्रक्चर बदले हुए होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इन्हें समवयी कहते हैं। समप्राकृतिक का मतलब एक ही प्राकृतिक स्थान में पाए जाते हो। ठीक है, खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, लोअर पीसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि खाने वाले सामान्य लवण का सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का बच्चे पीएच मान पूछा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, 7, यानी कि ये कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, कैसा होता है बच्चे, उदासीन। लेकिन याद रखेंगे अगर इसे हम लोग किसमें घोल देते हैं, जल के अंदर घोलते हैं, ठीक है, जल प्लस NaCl करते हैं, तो ये टूटता है बच्चे किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। और बच्चे जल और नमक के विलयन को क्या कहते हैं, जल और नमक के विलयन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जल और नमक के विलयन को हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चा, ब्राइन के नाम से जानते हैं। जल और नमक के विलयन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे जल और नमक के विलयन को ब्राइन कहा जाता है, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा विद्युत अपघटक होता है। आप कहेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे अच्छा, इसे हम लोग क्या मानते हैं बच्चे, सबसे अच्छा विद्युत अपघट्य मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, विद्युत, इसे सबसे अच्छा क्या माना जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे सबसे अच्छा विद्युत अपघट्य माना जाता है। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई हो सकती है, विद्युत धारा सप्लाई हो सकती है। आप लोगों को वो बचपन का दिन याद होगा, वो आज का दिन याद होगा बच्चे, कभी भी जब हमारे घर में लाइट बहुत धीमी आती थी, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अब लाइट धीमी आएगी। जब बच्चे हमारे घरों में लाइट धीमी आती थी तो हम लोग क्या करते थे, आप कहेंगे सर हम लोग करते थे एक बात, और वो बात क्या करते थे, वो बात ये हुआ करती थी कि जो लाइट है, जो लाइट होगी बच्चे यहां पर याद करेंगे, जो लाइट होगी, ठीक है, जो लाइट होगी बच्चे वो क्या करते हैं, तो आप कहेंगे जो लाइट नहीं धीमी होती थी तो हम लोग क्या बनाते थे, अर्थिंग बनाते थे। और जब अर्थिंग बनाते थे तो क्या होता था, तो आप कहेंगे अर्थिंग बनाते थे तो उसमें हम लोग पानी डालते थे, और पानी के साथ साथ क्या डालते थे, नमक डालते थे। उसका कारण क्या होता है, आप लोगों को, हम लोगों को पता नहीं होता था, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा अपघट्य होता है, इसलिए डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था। बच्चे ये बात आप सभी लोगों को पता आज से हो जानी चाहिए, आज से हो जानी चाहिए। देखेंगे दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, देखो बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे, बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाता है। देखो बेंजोइक एसिड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, खाद्य, ठीक है, जो आपका क्या होता है, खाद्य संरक्षण में करते हैं, संरक्षण, ठीक है, किसमें, खाद्य संरक्षण में क्या करते हैं, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो मैलिक एसिड होता है, जो मैलिक एसिड होता है बच्चे किसमें पाया जाता है, बड़े आसानी के साथ देखिएगा और ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैलिक एसिड बच्चे, मैलिक एसिड सेब के अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसी दही से जब बच्चे आप क्या निकाल लेते हो, मक्खन निकालते हो, दही से ही तो मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन में कौन सा एसिड होता है, तो आप कहेंगे ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। या फिर अगर आपसे कहा जाए बटर, बटर में बच्चे कौन सा पाया जाता है, बटर में कौन सा पाया जाता है, बटर में कौन सा पाया जाता है, तो ब्यूटेरिक एसिड पा लिया जाता है। अगर खट्टे दूध में बात करें, ठीक है, अगर खट्टे दूध में बात करें, खट्टे दूध के अंदर, तो खट्टे दूध के अंदर भी कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड ही खट्टे दूध के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड खट्टे दूध के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर ये बात आप सभी लोग बड़े आसानी के साथ लिख कर लेकर चलेंगे, लिख कर लेकर चलेंगे। यहाँ पर खट्टे दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लेकिन बच्चे अगर दूध में मिठास पूछ लिया जाए, बच्चे क्या कर लिया जाए, दूध में अगर मिठास पूछा जाए तो आप, मिठास जो होता है किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा
लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण बच्चे? लैक्टोज के कारण होता है। ये चीज याद करते हुए लिख कर लेकर चलेंगे, ठीक है। ये चीज याद करके लिख कर लेकर चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे जबरदस्त वाला क्वेश्चन कि खाने के सोडे में कौन सा एसिड होता है, खाने के सोडे में बच्चे कौन सा एसिड होता है, जल्दी से बताइएगा। तो आप बताइए कौन खाने के सोडे में कौन सा एसिड होता है। आप सभी लोग बताइएगा, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए कि खाने के सोडे में कौन सा एसिड होता है। खाने के सोडे में कौन सा एसिड होता है, जल्दी से आप कहेंगे सर आपका आंसर हो जाएगा। खाने के सोडे में वो एसिड होता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, अरे बोलो, जिसे आप लोग कहते हैं बच्चे टार्टरिक एसिड, ठीक है। क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ये बात याद करेंगे। अच्छा बच्चे, टार्टरिक अम्ल की बात कर रहे हो? हाँ जी, हम टार्टरिक अम्ल की ही बात कर रहे हैं। तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर इमली में पाया जाता है, सर आम में पाया जाता है, इमली में, आम में बच्चे, और किसके अंदर? अंगूर के अंदर पाया जाता है। इमली, आम, अंगूर के अंदर पाया जाता है। यहां से ये चीज आप लोग लिख कर लेकर चलेंगे, ठीक है। देखेंगे कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। कार की बैटरी में बच्चे किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चे जिसे आप लोग HCl कहते हैं, ये कहाँ होता है? आपके पेट के अंदर होता है, ये बात याद करेंगे। नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? HNO3, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? HNO3 कहा जाता है। अगर 3 HCl ले लेते हैं, 3 HCl ले लेते हैं और प्लस 1 HNO3 ले लेते हैं, तो बच्चे ये दूसरा कॉन्सेप्ट बनाकर देता है। इसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसे एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। 3 HCl ले लेते हैं, 1 HNO3 ले लेते हैं, तो बच्चे इसे क्या कहते हैं? इसे एक्वारेजिया कहते हैं। इसे एक्वारेजिया कहते हैं, बात याद करते हुए चले जाएंगे। इसे एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। और एक्वारेजिया को ही क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लों का राजा नहीं, अम्लराज कहते हैं, याद करेंगे। और इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। इसी को रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर, इसे रॉयल वाटर को हिंदी में शाही पानी कहते हैं, ठीक है। शाही पानी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोने को, सोने जैसी, जैसे आप ऐसे लिखेंगे, सोने जैसी अक्रिय धातु को, ठीक है, अक्रिय धातु को, सोने जैसे अक्रिय धातु को क्या कर देती है? धातु को गला देती है। सोने जैसे अक्रिय धातु को गला देती है बच्चे, इसलिए गला देती है। इसलिए बच्चे, इसलिए जो एक्वारेजिया होता है इसे सोनार का पानी भी कहते हैं, ठीक है। इसे सोनारों का पानी भी कहा जाता है, सोनारों का पानी भी कहा जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड बच्चे क्या होता है? तो आप कहेंगे खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। ये खट्टे फलों में होता है, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में। बच्चे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। क्या होता है बच्चे? H2SO4 होता है। इसे तेजाब के नाम से भी जानते हैं, इसे तेजाब कहा जाता है बच्चे। और तेजाब को ही क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं बच्चे। यहाँ पर अम्लराज कहते हैं और इसे यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, याद रखना। अम्लराज है, ये अम्लों का राजा है। अम्लराज है, अम्लों का राजा है, ये चीज याद करते हुए चलेंगे। एक बार बताना बच्चे, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? सभी लोग एक बार बताना, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, निम्नलिखित में से किस खनिज को बच्चे पीला केक कहा जाता है? पीला केक भी कहते हैं बच्चे, किसे कहते हैं पीला केक? जल्दी से बताइएगा। जो आपका पीला केक होता है बच्चे, पीला केक किसे कहा जाता है? यहाँ पर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कि पीला केक किसे कहा जाता है, पीला केक किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, जो पीला केक होता है बच्चे, ये किसे कहा जाता है? यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चे? यूरेनियम को पीला केक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी लोग चीजों को लिखते हुए लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर चीजों को लिखते हुए लेकर सभी लोग चल जाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ चीजों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। अच्छा बच्चे, एक बार आप लोग इसका आंसर भी बता दीजिएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का कोयला किसे कहते हैं, ठीक है।
भविष्य, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं बच्चे। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से कौन सी नहीं है। बड़े आसानी के साथ यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। पीयूष ग्रंथि जो होती है बच्चे कहाँ पर होती है, तो पीयूष ग्रंथि आपकी मस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर, मस्तिष्क में होती है, चीज याद रखेंगे। ठीक है, और ये कैसी होती है, तो ये सबसे छोटी भी होती है, याद रखा, सबसे छोटी भी होती है। वैसे तो सबसे छोटी पीनियल होती है, वैसे तो सबसे छोटी पीनियल होती है, लेकिन यहाँ पर यही हो जाएगी, ये बात याद करेंगे। फिर बच्चे थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्रंथि क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये गले में होती है, गले में होती है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, चीज याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी हो जाती है, चीज यहाँ पर याद रखते हुए चलेंगे। ठीक है, अधिवृक्क बच्चे, अधिवृक्क एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में, ठीक है, कहां पर, उदर गुहा में होती है, उदर गुहा में होती है, ये बात याद करेंगे। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बच्चे, आपातकालीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये चीज याद रखना। लार ग्रंथि की बात करें, लार ग्रंथि की बात करें, तो जो लार ग्रंथि है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चे, बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर लार ग्रंथि को बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये बात आप सभी लोग आसानी से लिखते हुए लेकर चलेंगे। तो इसमें से कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये कैसी ग्रंथि है बच्चे, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। देखो मनुष्य में बच्चे जैविक घड़ी किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है बच्चे, तो आप कहेंगे सर बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, आज मैं बच्चे एक बैच में पढ़ा रहा था तो यही वाला टॉपिक पढ़ाया था। बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं बच्चे, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। जो पीनियल ग्लैंड है ये एपीथैलेमस से लगी हुई होती है, एपीथैलेमस, ठीक है, एपीथैलेमस से लगी होती है। एपीथैलेमस का कार्य ही कुछ नहीं होता, सिर्फ पीनियल ग्रंथि को ही एक्टिव और डीएक्टिव करने का काम होता है। बच्चे याद करते हुए चलेंगे। और जो पीनियल ग्रंथि होती है, एपीथैलेमस कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी मस्तिष्क के ही भाग हैं। ये क्या है, आप कहेंगे मस्तिष्क का भाग होता है एपीथैलेमस। पीनियल ग्रंथि इसी से लगी होती है बच्चे, सबसे छोटी ग्रंथि तो होती है, लेकिन बच्चे इसे तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है बच्चे, ये ग्रंथि कैसी होती है, तो आप कहेंगे सर ऐसा माना जाता है अगर हम किसी कार्य को 21 दिन तक, ठीक है, कितने दिनों तक, 21 दिन तक करते हैं तो ये हमारे हैबिट में बढ़ जाता है। जैसे अमित है बच्चा, क्या है अमित, अमित क्या करता है, तो आप कहेंगे अमित रोज रोज सिगरेट पीता है, सिगरेट। और बच्चे जो सिगरेट पीता है रोज रोज, वो कितने समय पर, आप कहेंगे रोज रोज पीता हुआ चला जाता है। तो ठीक है, अब कितने दिनों तक, 21 दिनों तक लगातार वो सिगरेट पीता रहता है। 21 दिनों तक क्या करता है, लगातार सिगरेट पीता है। और जब लगातार सिगरेट पीता है तो जब 22वें दिन इसका मन करेगा कि अब ये सिगरेट ना पिए, 22वें दिन इसका मन करेगा बच्चे कि ये सिगरेट ना पिए, तो क्या होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक कहानी बनकर आती है कि इसका दिमाग कहता है कि नहीं बच्चे आज और पी ले, कल से छोड़ देना। इसका दिमाग क्या कहेगा, आज और पी ले, कल से छोड़ देना। ठीक है, फिर बच्चे दूसरे समय पर इसका दिमाग काम करेगा, नहीं नहीं हमें नहीं पीना है, हम बाद में पी लेंगे, नहीं पिएंगे। लेकिन इसका दिमाग इसको पंच करता रहेगा और पी लो पी लो पी लो, तो कह चलो ठीक है आज एक दिन पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे। तो बच्चे ये कौन कराता है, ये आपकी पीनियल ग्रंथि ही कराती है। पीनियल ग्रंथि से बच्चे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक निकलता है बच्चे मिलेटोनिन, एक क्या निकालता है मिलेटोनिन, और एक निकालता है आपका सीरेटोनिन। ठीक है, एक कौन सा निकालता है बच्चे, सीरेटोनिन। एक मिलेटोनिन और एक सीरेटोनिन हार्मोन्स होता है। अब मिलेटोनिन हार्मोन्स और सीरेटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, तो आप कहेंगे जो मिलेटोनिन हार्मोन्स होता है और ये सीरेटोनिन हार्मोन्स होता है, ये बड़े आसानी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा काम करता है। और वो काम क्या है, आप कहेंगे सर हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की क्या होती हैं ग्रंथियां,
ठीक है, उनको एक्टिव रखने का काम करता है और साथ के साथ बच्चे हमारे तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करने का काम करता है। यही कारण है बच्चे कि ये हमारे शरीर को, हमारी तंत्रिकाओं को शिथिल अवस्था में लाता है। ये क्या करता है बच्चे, हमारे शरीर को शिथिल अवस्था में लाता है, शिथिल अवस्था में लाता है। जब कभी आप यहाँ पर देखेंगे, जब कभी आप नींद लेते हैं, सोते हैं, तो सोते समय या नींद लेते समय एक दिक्कत होती है कि अचानक से अगर आपको कोई क्या कर देता है, आपको अचानक से कोई जगा देता है तो आपको गुस्सा लगती है, और गुस्सा लगती है और आपका दिमाग थोड़ा देर के लिए खराब हो जाता है। वो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या होता है बच्चे, एक ही होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन के कारण होता है। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम में प्रदर्शित करता है। बच्चे अब देखो, विकास के गर्भावस्था का सही क्रम आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा। जो विकास के गर्भावस्था का सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा भ्रूणावस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था। पहले पे कह रहा क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था के बाद बीजावस्था। नहीं बच्चे, बीजावस्था तो पहले आना चाहिए, भ्रूणावस्था बाद में। तो ये बीजावस्था हो जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, आप यहाँ कहेंगे बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बीजावस्था। बीजावस्था के बाद बच्चे भ्रूणावस्था, मतलब बीज का जब फर्टिलाइजेशन होगा बच्चे, उसी के बाद भ्रूण का निर्माण बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण का निर्माण होने के बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था आ जाएगी। यानी कि भ्रूण का निर्माण जब हो जाएगा उसके बाद गर्भस्थ शिशु यानी कि गर्भाशय में पल रहे शिशु की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये क्रम बहुत आसानी के साथ यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, लड़का पैदा होगी जब, लड़का पैदा होगी नहीं, लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा बच्चे जब क्या होगा, आप कहेंगे सर बच्चे में गुणसूत्र एक्स वाई वाई, तो बच्चे लड़का नहीं होगा ना लड़की होगी। इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और बच्चे कह रहा है जब वाई 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 हो जाएगा, वाई वाई गुणसूत्र हो जाएगा, तो ये होता नहीं। आप कहेंगे बच्चे में गुणसूत्र कौन सा बन जाएगा, तो आप कहेंगे बच्चे में जो गुणसूत्र होगा यक्स वाई होगा, तो ये लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़का। और अगर यक्स गुणसूत्र हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये लड़की हो जाएगी। यक्स गुणसूत्र होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे यक्स गुणसूत्र होगी तो लड़की हो जाएगी। यहाँ पर ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ये लड़की होती है। बच्चों में जो गुणसूत्र है बच्चे यक्स होगा, ये बात याद करेंगे तो ये लड़की हो जाएगी, ये लड़की हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, जीन है बच्चे, याद करेंगे। यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है। तो जीन क्या होता है, आप कहेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, आप कहेंगे डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है, डीएनए अ पार्ट ऑफ, ऐसे नहीं लिखते, पार्ट ऑफ डीएनए लिखते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का पार्ट होता है, ये चीज याद रखेंगे, डीएनए का पार्ट होता है जो कि अनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, क्या अनुवांशिक, ठीक है, किसे अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से बच्चे कहां तक, तो आपका आंसर हो जाएगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। यहां से याद करते हुए चलेंगे, एक पीढ़ी से बच्चे दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। अनुवांशिक लक्षण बच्चे जैसे कद काठी, ठीक है, क्या करेंगे, कद काठी बच्चे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, रंग रूप, ठीक है, रंग रूप, कद काठी रंग रूप। बच्चे रंग रूप किसी का हो, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं सांवला हूं, तो सांवला क्यों हूं बच्चे, आप कहेंगे हमारे घर में भी कोई सांवला रहा होगा तो इसलिए मैं सांवला हूं, इसलिए मैं क्या हूं, सांवला हूं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि क्या कह रहे हैं, कि एक बात बड़े आसानी के साथ ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि रंग रूप कद काठी, जैसे मेरा बाल काला है तो बच्चे बाल काला होने का मतलब हमारे घर में लोग काले होंगे। मैं लंबा हूं तो इसका मतलब मेरे घर में लोग लंबे होंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछा जाए अनुवांशिक इकाई कौन सी होती है, ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए जो अनुवांशिक इकाई है, अनुवांशिक इकाई कौन सी होती है, तो अनुवांशिक इकाई आप कहेंगे डीएनए। अगर आपसे कहा जाए जीन कहाँ रहता है, तो जीन जो होता है, जीन गुणसूत्र पर रहता है। ठीक है, जीन किस पर रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र पर
रहता है, ये चीज याद रखना। जीन किस पर रहता है? तो जीन गुणसूत्र के ऊपर रहता है। यहाँ पर ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। गुणसूत्र की अगर बात करें तो गुणसूत्र क्या होता है? आप कहेंगे हमेशा ये पेयर के अंदर रहता है। और कब ये प्रोमिनेंट होता है, कब ये दिखाई देता है? तो अगर आपसे पूछा जाए दिखाई देने की बात, तो आप कहेंगे केवल और केवल सेल डिवीजन, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तभी ये दिखाई देता है, अन्यथा ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जब ये सेल डिवीजन होता है तभी दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता है। ये बात याद रखेंगे। और इसका नाम बच्चे HW है, इसे आप लोग HW में करके लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सभी को कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की दिन शुभ हो चुका है, रात भी शुभ हो जाए बच्चे।